अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, चाहोगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं आगाज़। बेसिकली यहाँ मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ, विच इज डबल जेओपर्डी। और डबल जेओपर्डी जो है वो सीआरपीसी के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये डॉक्ट्राइन है। तो सबसे पहले जब हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर हम बेसिकली एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक बैकग्राउंड हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, एक ब्रीफ समरी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये इन चंद स्पेसिफिक पॉइंट्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो दिस सिनेरियो इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को हम डिफरेंट वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स मेंशन करते हैं फॉर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। हियर आई प्रेजेंट इट एज अ प्रीएम्बल स्टेटमेंट। तो इसकी प्रीएम्बल स्टेटमेंट में जिसके अंदर हम इसकी कुछ समरी क्रिएट करेंगे या सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि हमें पता चले कि डबल जेओपर्डी क्या चीज़ है। तो पहले तो हमें पता चला कि ये वो डॉक्ट्राइन है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक पर्सन को दो दफा पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि ये कहाँ पे गारंटी है या इसको जो है वो कहाँ पर जो स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि कहाँ से हासिल किया गया है, वो है जी आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन इसको कॉडिफाई किया गया है सीआरपीसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। डबल जेओपर्डी एक प्रोसीजरल डिफेंस है। प्रोसीजरल डिफेंस का मतलब ये है कि ये जो है वो आपका समझने के सेफगार्ड है लिबर्टी का, आपकी राइट्स का, आपकी लाइफ का। वो किस तरह से है कि एक डिफेंडेंट को फॉरबिड करता है कि उसके खिलाफ दोबारा से सिमिलर चार्ज के लिए जो है वो ट्रायल प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड ना किया जाए। तो अब चलते हैं जी, सिंपली हमने लिखा क्या है, लिखा कुछ यूं है कि कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपर्डी मींस दैट नो पर्सन शैल बी ट्राइड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड कॉडिफाइड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। डबल जेओपर्डी इज अ प्रोसीजरल डिफेंस दैट फॉरबिड्स अ डिफेंडेंट फ्रॉम बीइंग ट्राइड अगेन ऑन द सिमिलर चार्ज। ठीक है। अब चलते हैं जी इंटरप्रिटेशन की तरफ। ये डबल जेओपर्डी टर्म जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। द टर्म डबल जेओपर्डी मींस ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है। और फिर अब चलते हैं जी कुछ टर्म्स हैं जो इसे रिलेट करती हैं इस डॉक्ट्राइन से। द फर्स्ट टर्म इज कंडीशन एंड द अदर टर्म इज इक्वेशन। अब पहले हम इनके मीनिंग को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रिलेट इससे क्यों करती हैं, इस डॉक्ट्राइन का इससे क्या रिलेवेंसी है। ठीक है। तो मीनिंग के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कन्विक्शन को क्रिमिनल लॉ कुछ इस तरह से इलैबोरेट करता है। वो कहता है कि ये फाइनल जजमेंट है जो एस्टैब्लिश करती है कि इंडिविजुअल जो है उसने कोई क्राइम किया है। तो कहते हैं क्रिमिनल लॉ द फाइनल जजमेंट एस्टैब्लिशिंग दैट एन इंडिविजुअल इज गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है। कि उसने कोई एक जुर्म जो है वो किया है, उसको हम कहते हैं जी वो जुर्म करने वाले बंदे को कन्विक्टेड पर्सन कहते हैं। तो सिंपली उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी कन्विक्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम जो है वो ये नतीजा हासिल करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है ये कन्विक्टेड पर्सन है, उसको कहते हैं जी कन्विक्शन। अब चलते हैं जी दूसरी टर्म की तरफ, वो है इक्वेशन। इक्वेशन की जो है वो गिस्ट या मीनिंग या ड्रिफ्ट या इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये एक जजमेंट है, लेकिन ये जजमेंट जो है ये एक्यूज के फेवर के अंदर की जजमेंट है। ये किस तरह से फेवर करती है कि ये बताती है इस प्रोसेस के थ्रू या इस जजमेंट के थ्रू जो है वो कोर्ट इंश्योर करता है कि जो ये एक्यूज है इसने कोई भी जो है वो ऑफेंस परफॉर्म नहीं किया या ये गिल्टी नहीं है किसी ऑफेंस के लिए जो चार्जेस के अगेंस्ट आपने फाइल किया था। ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन इज द जजमेंट इन फेवर ऑफ एक्यूज आफ्टर डिक्लेयरिंग बाय द कोर्ट दैट एक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम। अब ये तो थी इसकी मीनिंग। और अब हम चलते हैं जी रिलेवेंसी की तरफ। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम इन टर्म्स को इनकी इलैबोरेशन देख लेते हैं या इनकी रेसिडिएशन देख लेते हैं या मीनिंग देख लेते हैं कि ये टर्म्स क्या चीज़ है, एज इटसेल्फ इनका आइडिया क्या है। अब इनको डिस्कस करने का या इनको रेलेवेंसी का वो हम बता देते हैं कि किस तरह से रिलेट करती हैं या रिलेट करती हैं। तो कन्विक्शन कुछ इस तरह से डबल जेओपर्डी के साथ रिलेट करती है कि अगर आपको ये बात ही नहीं पता कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके अगेंस्ट आपने चार्ज फाइल किया है इसको कोर्ट कन्विक्ट कंसीडर कर रही है या नहीं, तो आप लॉ की लैंग्वेज में आप उसको पनिश नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आपको कन्विक्टेड पर्सन की जो है वो क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए कि लॉ जो है किस इंसान को कन्विक्ट करार दे रहा है। और कन्विक्ट करार देने के लिए हमें कन्विक्शन का बताना जरूरी था, इसलिए सबसे पहले हमने पनिशमेंट के लिए कन्विक्टेड पर्सन को देख लिया कि कन्विक्शन क्या होती है। अब कन्विक्शन के अलावा हमने बात की पनिशमेंट, हमने बात की डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट से मुराद क्या है कि एक इंसान को एक ही काम के लिए दो दफा सजा देना। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझें कि एक दफा से सजा भुगती या वो सजा से गुजर गया, देन वो लायबल नहीं है कि उस सेम पनिशमेंट के लिए सेम ऑफेंस के लिए वो दोबारा से लायबल हो, अंटिल अनलेस वो ऑफेंस वो दोबारा से रिपीट नहीं करता और उसके लिए वो पनिश ग्रांट नहीं की जाती, देन वो फिर जो है उसको जेओपर्डी किया जाएगा, यानी कि उसको पनिश किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। अब उस डबल पनिशमेंट के लिए उसने कहा कि ये क्वेश्चन इस तरह से रिलेट करता है कि इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है ना वो एक कन्विक्टेड पर्सन को जिसको हम कह रहे हैं हमने कंसीडर किया ये गिल्टी है, अब वो कोर्ट के अंदर बंदा पेश किया गया, अब वो कोर्ट उसको जो है वो हाईलाइट करेगा या फिर डिक्लेयर करेगा कि ये गिल्टी है ये नहीं गिल्टी। अगर तो वो गिल्टी है तो ही मस्ट बी लाई इन द कन्विक्टेड पर्सनैलिटी। If he is not guilty of offence charged against him, then he should be liable under the category of equation। यानी कि उस इंसान के खिलाफ फिर आप कोई भी जो है वो पनिशमेंट उसको लाई नहीं कर सकते, किसी भी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है, जिसके ऊपर कोर्ट ने ऑब्वियसली डिक्लेयर कर दी अपनी जजमेंट। सो इस तरह से इक्वेशन और कन्विक्शन जो है ये दो टर्म्स थी जो डबल जेओपर्डी से रिलेट करती थी। अब हम देख लेते हैं जी जिस तरह हम कहेंगे स्पेसिफिक टॉपिक है जी सीआरपीसी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डॉक्ट्राइन है जिसको कॉडिफाई किया गया है सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी के कौन से रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर इसको कॉडिफाई किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो वो सेक्शन है जी सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी जो कि डील करता है डबल जेओपर्डी के लिए और डबल जेओपर्डी फॉर कन्विक्टेड और इक्वाइटेड पर्सन। ठीक है। कि उस इंसान को पनिशमेंट डबल पनिशमेंट किस इंसान को दी जा रही है, कन्विक्टेड पर्सन को दी जा रही है या फिर एक जो है वो एक्यूज जिसको डिक्लेयर किया गया है कि नॉट फाउंड गिल्टी, तो उसके लिए आपने जो है देखना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी सी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन है जिसे हम कहते हैं कि जी एक पर्सन को दो मरतबा सजा नहीं दी जा सकती, उसको एप्लीकेबल करने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। तो वो कंडीशन क्या है, उसने कहा कि ये रूल जो है अप्लाई तभी होता है जब एक प्रीवियस ट्रायल हो चुका हो। यानी कि मैंने जैसे आपको कहा कि इक्वाइशल जजमेंट के लिए कि एक जजमेंट आई उसके ऊपर पहले ही ट्रायल किया गया था, उसको कंसीडर कर दिया गया या उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि स्पेसिफिक पर्सन जो है वो या एक्यूज पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस के लिए। तो दूसरी कंडीशन से कहा कि ट्रायल वाज कंडक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब ये जो डॉक्ट्राइन है या ये जो रूल है डबल जेओपर्डी का यानी कि डबल पनिशमेंट का ये भी अप्लाई तभी होगा जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो ट्रायल कंडक्ट कर चुका हो किसी इंसान के अगेंस्ट, वो उसको कंसीडर करेगा कि ही मस्ट बी या ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, तो देन वो जो है वो पनिशमेंट के लिए एप्लीकेबल है और वो भी वो डबल पनिशमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी पॉइंट है, तीसरी कंडीशन याद आती है कि एक्यूज वाज आइदर कन्विक्टेड और इक्वाइटेड कि या तो उसको कन्विक्टेड करा देकर सजा दी गई है यानी कि उसको ग्रांट कर दिया गया इंप्रिजनमेंट या फाइन या रेगुलर मेथोडोलॉजी के साथ फॉलो की गई है, या फिर उसको इक्वाइटेड करा दिया गया यानी कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया इनोसेंट पर्सन। तो दूसरी तीसरी और चौथी पोजीशन आ जाती है, चौथी कंडीशन आ जाती है एप्लीकेशन के लिए। तो वो कहता है कि सेटिंग प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू द सेम ऑफेंस के जो वो दूसरी दफा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो उसी सेम ऑफेंस के लिए होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही काम के लिए दो दफा पनिशमेंट नहीं की जा सकती, अगर वही पनिशमेंट दोबारा रिपीट की जा रही है उसी एक सेम ऑफेंस के लिए तो फिर ये कंडीशन जो है अप्लाई होगी या ये रूल अप्लाई होगा, फिर डबल जेओपर्डी के डॉक्ट्राइन को जो है वो फॉलो किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस इंसान को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अब इस डॉक्ट्राइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एंशिएंट मैगजीम नेमोडेप। इसको जो है वो पूरा मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, ये पूरी एक लाइन का मैगजीम है, तो स्पेसिफिकली इसको मैंने दो तीन वर्ड हाईलाइट करके आपको बताए हैं, लेकिन इसका जो बेसिक जो वो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं मीनिंग जो है ना इस मैगजीम का वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया कि कौन सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, यानी कि एक ही काम के लिए या एक ही कॉज के लिए एक इंसान को दो मरतबा जो है वो सजा नहीं दी जा सकती।
अब इस मैगजीन को जो है वो फिर अप्लाई किया गया था। एक केस जो है लीडिंग केस है वो है जी इमरान अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फिर इस प्रिंसिपल को जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दी गई थी कि वो कहता है इट वाज हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्ड द प्रोविजन ऑफ मैगजीन नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। उसने कहा कि इसके अंदर प्रोटेक्शन की गई थी किसके खिलाफ, डबल पनिशमेंट के खिलाफ और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ, जो कि हमें प्रोवाइड करता है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस प्रोविजन ऑफ मैगजीन को जो है वो एम्बॉडीड किया गया है इस डबल जेपर्डी के डॉक्ट्राइन के अंदर। वो मैगजीन क्या है कि जी नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये थी डिस्क्रिप्शन। तो फिर आता है जी अंदर प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं जी। वो है जी ऑर्डर ऑफ वॉइस एक्विट यानी कि फॉर्मली इक्वाइटेड पर्सन, और अदर प्रिंसिपल इज ऑर्डर ऑफ वॉइस कन्विक्ट जिसे हम कहते हैं जी फॉर्मली कन्विक्टेड पर्सन। ये दो तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा सकते हैं। तो उसने कहा कि ये कॉमन लॉ के अंदर प्रिवेल करते हैं, जिसका भी मकसद यही है कि नो पर्सन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम मैटर्स। अब एक इंसान को अगर इक्वाइटेड पर्सन कंसीडर कर दिया गया तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। और इसी तरह अगर एक पर्सन जो है वो कन्विक्टेड कंसीडर हो गया है और वो लायबल है पनिशमेंट के लिए, उसने पनिशमेंट जो उसको ग्रांट कर दी गई है, एंटाइटल कर दी गई है कोर्ट के थ्रू, देन वो जो है दोबारा से ट्रायल जो है वो रिपीट नहीं होगा या ट्वाइस ट्रायल नहीं होगा उसके सेम ऑफेंस के लिए उसी सेम पर्सन के अगेंस्ट। अब इसकी भी उसने एग्जांपल दी इस बेसिक प्रिंसिपल्स की। तो वो है जी हसन वर्सेस द स्टेट। ये भी एक लीडिंग केस था जिसके अंदर फॉर्मली इक्वाइटेड और फॉर्मली कन्विक्टेड पर्सन के एलिजिबिलिटी को देखकर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। और इसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने कुछ इस तरह से दिया। वो कहता है कि फॉरबिड अ न्यू ट्रायल आफ्टर कन्विक्शन विद क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम फैक्ट्स आफ्टर अटेनिंग फाइनलिटी। वही बात कि एक इंसान जब उसको या तो सजा मिल गई है या कंसीडर कर दिया गया है कि वो सजा का हकदार नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ रोकथाम की जाएगी कि कोई भी नया ट्रायल या कोई नया जो है वो एक्ट जो है वो नहीं उसके खिलाफ किया जाएगा एक ही सेम ऑफेंस के लिए जिसके लिए ना तो पहले पनिशेबल था या जिसके लिए वो पहले पनिश हो चुका है। ठीक है, फिर आप चलते हैं जी सेक्शन 403 CRPC जो कि स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन से जो है वो रिलेट करता है या डील करता है। उसकी रिजोल्यूशन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि हमें CRPC जो है वो किस तरह से गाइड करता है सेक्शन 403 के अंदर डबल जेपर्डी के डॉक्ट्राइन के लिए। तो कहता है CRPC है प्रोवाइडेड फॉलोइंग प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डबल जेपर्डी। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज कि वो क्या करता है कि वो प्रोहिबिशन करता है उस ट्रायल के अगेंस्ट जो सेम ऑफेंस के लिए हो। फिर वही बात बार बार एक ही बात कि एक जो ऑफेंस हो गया ना उसके खिलाफ आपने ट्रायल प्रोसीड कर दिया। ट्रायल प्रोसीजर के बाद अगेंस्ट डबल ट्रायल प्रोसीजर नहीं होगा उसी सेम ऑफेंस के लिए। उसने कहा कि इसके लिए हम देख लेते हैं डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जुडिका, जिसका मतलब होता है कि ये वो लीगल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक दफ़ा मैटर जो है वो ऑफिशियली डिसाइड हो गया तो ये फाइनल है, इसको दोबारा से डिबेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर चलते हैं जी अगली डिस्क्रिप्शन उसने क्या दी थी या किस तरह से डॉक्ट्राइन को इस डॉक्ट्राइन को मजीद एलैबोरेट किया था। वो था जी कि उसने कहा था कि अब प्रोहिबिशन पहले तो उसने सेम ऑफेंस के लिए प्रोहिबिशन की थी कि ट्रायल नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए। अब उसने कहा कि एक ही फैक्ट्स के ऊपर भी दूसरे ऑफेंसेस के लिए भी ट्रायल नहीं प्रोसीड किया जाएगा। उसने कहा कि इफ एन एक्ट ब्रेक टू डिफरेंट लॉज यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आइडर लॉ बट यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द एग्जैक्ट सेम एक्ट ट्वाइसली। कि अब एक इंसान ने दो कानून तोड़े हैं तो आप उन दोनों कानून की खिलाफवर्जी के लिए उसको जो है लायबल करार देंगे, लेकिन ये नहीं है कि उसमें से एक कानून के लिए आप उसको दो मरतबा सजा का हकदार कह दें। तो ये जो है वो डबल जेपर्डी के अंदर आ जाएगा और ये जो है वो डॉक्ट्राइन उसको प्रोहिबिट किया गया। फिर उसने कहा कि ट्रायल फॉर एनी अदर ऑफेंस कि आप किसी भी और जुर्म के लिए जो है वो ट्रायल कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक इंसान ने एक दफा जुर्म किया उसको सजा मिल गया वो आगे से जुर्म करेगा तो सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर दोबारा से कोई और ऑफेंस जो है वो परफॉर्म करता है, कोई और जो है वो जुर्म आयद होता है उस पर, तो आप उसके लिए उसी हिसाब से उस पर सजा भी आयद करेंगे। तो वो कहता है यू कैन जनरली बी ट्राइड फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस एट द सेम टाइम इफ दे हैपन in the same continuous series of events called the same transaction. However, you cannot be punished twice for the exact same crime. फिर वही बात कि आप एक वक्त में 3 जुर्म कर रहे हैं, तीनों जुर्मों के लिए आपके ऊपर सजा लागू होती है, लेकिन ये नहीं है कि 3 जुर्मों में से एक जुर्म के लिए आप एक दफा सजा दे रहे हैं दोबारा फिर उसी जुर्म के लिए सजा दे रहे हैं, तो ये जो है वो पनिशेबल नहीं है कि सेम ऑफेंस के ऊपर आप दोबारा से जो है ट्रायल नहीं प्रोसीड कर सकते। तो फिर कुछ रूल्स हैं, एक्सेप्शन के रूल्स हैं इसी डॉक्ट्राइन के लिए। तो वो कहता है कि अब कुछ ऐसे क्वेश्चन या कुछ ऐसे ट्रायल्स आ जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसके अंदर सेकंड ट्रायल जो है वो परमाइसेबल है, यानी कि उसकी परमिशन है। द फर्स्ट थिंग इज कि डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस कि एक ऑफेंस मुख्तलिफ हो तो उसके लिए आप जो है वो जेपर्डी कर सकते हैं, यानी कि उसको सजा दे सकते हैं। अगर आपने उसके लिए उसको सजा पहले नहीं दी तो आप वो सजा आयद कर सकते हैं। फिर वही बात है कि एक कानून आपने लागू करना है और एक जुर्म के लिए आप अगर समझते हैं कि वो सजा का हकदार है तो आप उसको सजा दें, चाहे वो 10 जुर्म करता है तो आप उसको 10 सजाएं दें, लेकिन ये नहीं है कि एक जुर्म के ऊपर आप 10 सजाएं दें और देन फिर आपके जी लॉफुल पर्सनैलिटी यू आर नॉट अ लॉफुल पर्सनैलिटी इफ यू एंटाइटल द डबल पनिशमेंट टू द सेम ऑफेंसेस। तो अनदर थिंग फिर बात है कि न्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कि अगर एक यानी कि उसने ऑफेंस किया उसके खिलाफ आपने फर्स्ट ट्रायल के बाद आपके पास कुछ न्यू फैक्ट्स आए होंगे तो फिर भी वो इंसान पनिश के लिए जो है वो लायबल है। जिस तरह से वो कहता है यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा रहे हैं कि सच एज द विक्टिम लेटर डाइंग फ्रॉम इंजरीज दैट यूज मे बी ट्राइड फॉर अ मोर सीरियस ऑफेंस। एक इंसान को इंजरीज हुई थी उसके लिए उसको जो है वो विक्टिम ने उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल की या फिर कह सकते हैं अपील फाइल की, तो उसको जो है उन्हें पनिश किया उस ऑफेंस के लिए, लेकिन वो इंजरी पर्सन जो है वो लेटर डाई हो गया, यानी कि मर गया, उस इंजरी की वजह से ही मरा। तो जब उसकी मौत हुई तो उस मौत के बाद उस इंसान जिसने वो ऑफेंस परफॉर्म किया था ऑफेंडर को जो है वो मोर सीरियसली जो है वो ट्रायल प्रोसीजर के खिलाफ जो है वो किया जाएगा, यानी उसको सजा दी जाएगी, सीवियरली पनिश किया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब कहता है कि अगर फर्स्ट कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सीरियस ऑफेंस के लिए जो है वो कोई जुरिस्डिक्शन कर दे तो फिर जो सब्सिक्वेंट ट्रायल है उनको अलाउ किया जा सकता है कि वो पनिशमेंट के लिए यानी कि उस इंसान को दोबारा जो उसके खिलाफ ट्रायल जो वो प्रोसीड कर सकते हैं। अब अनदर परमाइसेबल कंडीशन इज डिस्चार्ज इज नॉट क्वेश्चन। वही बात एक इंसान को आपने जो है वो कंसीडर कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया, उसको उस स्पेसिफिक पनिश से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि ये जो है वो इक्वाइटेड पर्सन नहीं है, इक्वाइटेड नहीं है, कोर्ट ने इसको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया कि ये गिल्टी नहीं है, तो देन फिर आप उसके खिलाफ दोबारा से ट्रायल जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं या फ्रेश ट्रायल जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अब इस डॉक्ट्राइन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हैं जी कि ये प्रोटेक्ट करता है जी पर्सनल लिबर्टी को, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अब्यूज़ को प्रिवेंट करता है और फिर जी ये सर्टेनिटी और फाइनलिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंश्योर करता है और उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और जस्टिस भी जो है इसके थ्रू अपहोल्ड की जा सकती है। ये तो थे जी इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम चलते हैं जी इसके एंड ऑफ स्टेटमेंट की तरफ या इसकी समराइजेशन की तरफ या फिर इसके कंक्लूजन की तरफ या इसकी कल्मिनेशन की तरफ जो हमने अब डिस्कशन किया है इस डॉक्ट्राइन की। तो वो कहता है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी अंडर सेक्शन 403 ऑफ CRPC इज दैट अ पर्सन शुड नॉट बी ट्राइड नॉट पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस आफ्टर अ वैलिड कन्विक्शन और रिक्वेस्ट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। फिर वही बात कि एक पर्सन को आप दोबारा से ना 2 मरतबा पनिश कर सकते हैं ना 2 मरतबा ट्राइड कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए जब आप उसके खिलाफ एक वैलिड कन्विक्शन या उसको एक इक्वाइटेड पर्सनैलिटी कंसीडर कर देते हैं। फिर वो कहता है ये जो डॉक्ट्राइन है ये एसेंशियल सेफगार्ड है, किस चीज़ के लिए एसेंशियल सेफगार्ड है, इंडिविजुअल राइट की प्रोटेक्शन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए। तो कहता है दिस डॉक्ट्राइन इज एन एसेंशियल सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो यहाँ से हमें इसकी समझ लेंगे सिग्निफिकेंस का भी पता चल गया, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का पता चल गया। फर्स्ट वी डिस्कस द प्रीएम्बल स्टेटमेंट एंड अदर हाइडिंग इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल जेपर्डी, जिसके अंदर हमने मीनिंग देखा डबल जेपर्डी का, फिर हमने देखा जी कन्विक्शन के मीनिंग को, कन्विक्शन क्या होती है, कन्विक्टेड पर्सनैलिटी कौन सी होती है, कन्विक्टेड पर्सन कौन सा होता है, फिर हमने देखा इक्वाइटेड
पर्सन को या इक्वाइशन के मीनिंग को। तो फिर मैंने आपको सिंपली बता दिया कि ये दो जॉब टर्म्स है, कन्विक्शन एंड इक्वाइशन, ये किस तरह से रिलेवेंट करते हैं इस डॉक्ट्राइन के साथ, डबल जेओपर्डी के डॉक्ट्राइन के साथ। तो फिर हमने बताया था कि डबल जेओपर्डी क्या होती थी, पनिशमेंट होती थी, डबल पनिशमेंट यानी कि सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से उसी सेम पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रायल को प्रोसीड करना, उसको डबल जेओपर्डी करते थे। हम कहते थे डबल जेओपर्डी जो है वो कन्विक्टेड पर्सन के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, इक्वाइशन पर्सन के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। कन्विक्टेड पर्सन कौन था, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट करा दिया या गिल्टी करा दिया कि फाउंड गिल्टी ऑफ स्पेसिफिक क्राइम, तो फिर उसको पनिश भी कर दिया कोर्ट ने। तो फिर वो कन्विक्टेड पर्सन जो है वो जेओपर्डी के अंडर नहीं लाई करता था, डबल जेओपर्डी के अंडर लाई नहीं करता था। फिर आती थी इक्वाइशन, वो किस तरह से रेलेवेंट थी, तब वो इस तरह से रेलेवेंट थी कि एक पर्सन के खिलाफ जब चार्ज फाइल किया गया, लेकिन उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसान जो है वो गिल्टी नहीं है स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए या स्पेसिफिक क्राइम के लिए या स्पेसिफिक चार्ज के लिए, तो वो जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया। तो देन फिर उसके खिलाफ डबल जेओपर्डी जो है वो डॉक्ट्राइन फॉलो नहीं की जा सकती। इस तरह से दोनों जो टर्म्स डबल जेओपर्डी के डॉक्ट्राइन से रिलेट करती थी। फिर हमने रेलेवेंट प्रोविजन को देखा, क्योंकि हमने कहा था कोड है किसके अंदर, सीआरपीसी के सेक्शन 403 के अंदर। हमने वो स्पेसिफिक सेक्शन को बता दिया कि वो स्पेसिफिक सेक्शन डील करता है डबल जेओपर्डी के डॉक्ट्राइन के साथ, वो है सेक्शन 403। फिर हमने बात की कि अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं होती, इसके लिए कुछ कंडीशन थी। कुछ कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि प्रीवियस ट्रायल होना चाहिए, या फिर उस ट्रायल को जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कंडक्ट किया हो, या फिर जो एक्यूज है वो कन्विक्टेड या एक्वाइटेड पर्सनैलिटी कंसीडर हो जाए, या फिर हमने कहा था कि सेकंड प्रोसिक्यूशन या जो ट्रायल है या डबल पनिशमेंट है वो उसी सेम ऑफेंस के लिए हो, तो फिर ये एप्लीकेबिलिटी इस रूल की जाएगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली फिर डील किया जाएगा उस कंडीशन को। तो फिर हमने कहा कि इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हमने सबसे पहले कहा कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एंशिएंट मैगजीन, जिसके अंदर हमने कहा था नो पर्सन शैल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, के एक ही कॉज के लिए उसको दो मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। फिर हमने इसकी एक इलस्ट्रेशन देखी, एग्जांपल देखी, वो लीडिंग केस था, वो था जी इमरान अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर फिर उन्होंने इस मैगजीन को डिस्क्राइब किया था, इसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि जो है वो डबल पनिशमेंट के सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, जो कि प्रोवाइड की गई आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और ये जो है प्रोविजन इस मैगजीन के अंदर इंपॉर्टेंट भी की गई है कि एक पर्सन को दो दफा सजा नहीं दी जा सकती सेम कॉज के लिए। फिर हमने दो और प्रिंसिपल्स देखे थे, जिसमें द सेकंड प्रिंसिपल इज ऑर्डर ऑफ वॉइस एक्विट, यानी कि फॉर्मली एक्वाइटेड पर्सन के लिए, और तीसरा जो प्रिंसिपल था वो था जी ऑर्डर ऑफ वॉइस कन्विक्ट, यानी कि फॉर्मली कन्विक्टेड पर्सन के लिए। ये प्रिंसिपल को किस तरह से वो कहते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि ये कॉमन लॉ के अंदर प्रिवेल करते हैं दोनों प्रिंसिपल, जिसका मतलब ये है कि नो वन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम मैटर, एक ही मामले के लिए दो मरतबा एक इंसान को जो है वो पनिश नहीं किया जा सकता। अगर तो आपको कोर्ट जो है वो कंसीडर कर देती है कि यू आर कन्विक्टेड पर्सन, तो फिर आपको पनिश कर दिया उसने, आपको पनिश होने के बाद आप जो है वो दोबारा से ट्रायल के लिए जो है वो लायबल नहीं है। तो अगर दूसरी थिंग आती है जी कि फॉर्मली एक्वाइटेड, यानी कि जब आपको डिक्लेयर कर दिया गया, इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया, या आप जो है वो गिल्टी ही नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, तो फिर आप जो है डबल जेओपर्डी के अंडर लाई नहीं करते। ये प्रिंसिपल से जज करने के लिए, सो क्राइम को डिस्क्राइब करने के लिए या समझने के लिए। तो फिर इसकी भी एग्जांपल दी गई, यानी कि जिसके अंदर इक्वाइटेड या कन्विक्टेड पर्सनैलिटी के प्रिंसिपल के लिए इलस्ट्रेशन दी गई, वो एक केस लॉ था जिसके थ्रू इसको समझाया गया था। वो केस लॉ के अंदर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। वो केस लॉ था जी हसन वर्सेस स्टेट, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन की गई थी कि न्यू ट्रायल जो है वो फॉरबिड किया जाए आफ्टर कन्विक्शन और इक्वाइशन, यानी कि जब आप कन्विक्ट कर दिए जाते हैं या इक्वाइशन कंसीडर कर दिए जाते हैं, आपके खिलाफ जो है न्यू ट्रायल को फॉरबिड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, फिर आपके खिलाफ कोई भी ट्रायल प्रोसीड ना किया जाए उसी सेम ऑफेंस के लिए। तो फिर उसने कहा कि क्योंकि फाइनलिटी आ जाती है, फाइनलिटी से मुराद है कि जब कोर्ट ने आपको फाइनली कंसीडर कर दिया कि आपने वो स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं किया, तो यू आर कंसीडर्ड एज एक्वाइटेड पर्सनैलिटी, आप जो है वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड कर दिया और आप लायबल थे, आपको पनिश भी किया गया, एंटाइटलमेंट की गई पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट के एंटाइटलमेंट के बाद दोबारा आप लायबल नहीं है कि आप उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिश किए जाएं। तो अनटिल अनलेस यू रिपीट द ऑफेंस, ठीक है, कि आप दोबारा से वो काम नहीं करते तो आपको सजा दोबारा नहीं दी जाएगी। तो फिर इसकी इलस्ट्रेशन की गई थी, एक्सप्लेनेशन की गई थी, जिसके अंदर सेक्शन 403 के अंदर सीआरपीसी के, तो उसके अंदर तीन तरह से इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया। सबसे पहले उसने कहा कि प्रोविजन करता है उस ट्रायल की जो कि सेम ऑफेंस के अगेंस्ट किया जाता है, जिसके अंदर हमने एक डॉक्ट्राइन या एक स्पेसिफिक टर्म यूज की थी रेस जुडिका, जो हमने कहा था कि लीगल कांसेप्ट है सिविल लॉ का, जिसका मतलब है कि जब एक मैटर जो है वो ऑफिशियली तौर पर डिसाइड हो गया है तो वो फाइनल है, अब उसके ऊपर डिबेट नहीं की जा सकती। फिर दूसरा पॉइंट हमने इसको डिस्क्राइब किया था, जिसके थ्रू वो था कि जी प्रोहिबिशन की गई थी वो ट्रायल के अगेंस्ट जो कि सेम फैक्ट के ऊपर बेस करता था। तो जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर एक इंसान ने दो डिफरेंट लॉज को जो है वो ब्रेक किया है और उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अंडर आइदर लॉ, यानी कि वो दोनों कानून के मुताबिक उसको सजा जो है वो सजा का हकदार करार दिया जा रहा है, लेकिन आप जो है वो एक सिंगल लॉ के ब्रेक के ऊपर डबल पनिश नहीं कर सकते, यानी कि एक दफा उसने एक चीज़ की सजा भुगत ली, आप उसको दोबारा से उसी सजा के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि ट्रायल किया जा सकता है, बहुत सारी और ऑफेंसेस हैं जिसके लिए ट्रायल किया जा सकता है। अब हम अगर बात करें कि कंटिन्यूसली एक इंसान जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट के अंदर इन्वॉल्व है, जिसे हम कहते हैं सेम ट्रांजैक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर वो मल्टीपल ऑफेंसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है सेम टाइम के अंदर, तो उसको हर ऑफेंस के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए सिंगल पनिशमेंट इंटाइटल दी जाएगी। और यहाँ पर भी आप यही बात है, आप उसको एक ही इवेंट के लिए या एक ही क्राइम के लिए जो है वो दो पनिशमेंट नहीं दे सकते। फिर हमने कहा कि ये रूल्स की एप्लीकेबिलिटी की बात कर ली, कंडीशंस की बात कर ली, उसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर ली। अब हमने देखना था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल की। अब कुछ एक्सेप्शंस ये हैं जहाँ पर उसने कहा कि डबल पनिशमेंट को जो है वो इंटाइटल किया जा सकता है। तो उसने कहा डबल पनिशमेंट तब की जा सकती है जब दो डिफरेंट ऑफेंसेस की बात हो, यानी कि कार एक ही बंदा रहा है लेकिन कार दो किस्म के जो है वो जुर्म है, तो वो दोनों जुर्म जो है उस दोनों जुर्मों के लिए वो उसकी सजा का हकदार है। तो उसके लिए वही बात है, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस के सब्सिक्वेंट चार्ज है वो अगर सेपरेट ऑफेंस से रिलेट करता हो तो उसको जो है वो स्पेसिफिकली उस सेपरेट ऑफेंसेस के लिए जो है वो लायबल करा दिया जाएगा। फिर एक्सेप्शन आ जाती थी न्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट के फर्स्ट ट्रायल हुआ जिसके अंदर जो है वो अभी सजा दी गई, लेकिन उसको समझाने के लिए अगर एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बंदे को जो है वो किसी ने इंजरी किया तो या हर्ट किया, तो स्पेसिफिक पर्सन जिसको हर्ट किया गया या इंजरीड पर्सन जो है वो लेटर डाई कर गया, मर गया उसी इंजरी की वजह से, कंडीशन भी वही है कि वही जो उसका दिया हुआ जख्म है उस जख्म की वजह से उसको अगर सिवियरिटी पे चला जाता है कि वो इस हद तक चला जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो देन फिर उस मौत के लिहाज से उसको उसी तरह की सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि उसके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई की जा सकती है उसी सेम पर्सन के लिए उसी सेम ऑफेंस के लिए। फिर आ जाता है जी अनदर कंडीशन या अनदर एक्सेप्शन इसके लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, जब एक फर्स्ट कॉम्पिटेंट जब एक कोर्ट है वो फर्स्टली कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो सब्सिक्वेंट ट्रायल जो है वो अलाउ किए जा सकते हैं, यानी कि कुछ और कोर्ट के थ्रू जो है उसको बुलाया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है और ये मामला किया जा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है जी कि एक इंसान को कहते हैं कि डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब जो डिस्चार्ज किया गया है वो डिस्चार्ज पर्सनैलिटी जो है वो क्वेश्चन नहीं है, यानी कि उसको जो है वो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी कि इनोसेंट पर्सनैलिटी है, तो आप उसके खिलाफ ऑफेंस के खिलाफ उसको पनिश कर सकते हैं। देन फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। ऑब्जेक्टिव्स में कहते थे कि जी सबसे पहले ये जी प्रोटेक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी को, क्रिमिनल सिस्टम के व्यूज को, और साथ में जी सर्टेनिटी और फाइनलिटी को इंश्योर करता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की। फिर ये अपहोल्ड करता है फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल को। ठीक है, फिर देन फिर हमने इस पूरे के पूरे अब डिस्कशन का कल्मिनेशन देखा था। कल्मिनेशन के अंदर हमने कहा कि ये जो है सिंपली एक जो डबल जेओपर्डी है ये क्या कहता है, इसका आइडिया ये है कि एक पर्सन को जो है वो ट्राई नहीं किया जा सकता या पनिश नहीं किया जा सकता ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो फिर हमने कहा कि ये डॉक्ट्राइन एसेंशियल है, किसकी एसेंशियल है कि ये सेफगार्ड है, किसका सेफगार्ड है, इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्शन का और साथ में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का। तो ये थी हमारी डिस्कशन व्हिच इज अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपर्डी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तक पहुंचती रहे। डू मेंट फॉर द डिजायर्ड वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप रीडिंग।